Hello, good evening everyone. So today we are discussing about class 9 chapter number first matter in our surrounding. बेटा इस चैप्टर में क्या है कि हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे. मैटर क्या होता है? मैटर मतलब जो हमारा पेन होता है, जिस बेंच पे आप बैठे हुए, बेंच, टेबल, बुक, पेन, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सारी क्या होती हैं, वो मैटर के अंदर इंक्लूड होती हैं. ठीक है. हमारे जो तत्व वैज्ञानिक मतलब जो पुराने वैज्ञानिक थे, उनका मानना क्या था कि जो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी किससे मिलके बनी होती हैं? मैटर से, मतलब पार्टिकल से मिलके बनी होती है, और वही वो सारी क्या होती हैं? मैटर होती है. ठीक है. तो मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं. मैटर मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कि कोई भी ऐसी चीज जिसने क्या कर रखा हो बेटा, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा, उसका कोई मतलब वो जहां पर रखी है या फिर जहां पर है वो, तो उसने कोई स्पेस मतलब कोई जगह उसको क्या कर रखा, उसने ऑक्यूपाई कर रखा. ठीक है. और दूसरा क्या होता है कि उसका मास होना चाहिए. मास कहने का मतलब क्या है कि जो मास होता है बेटा, इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में. किसमें? समझ में आया आप सभी को? किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में. तो मास, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मैटर का. पेन, टेबल, बेंच, स्टोन, ये सारे क्या होते हैं? टेबल, स्टोन, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? मैटर के एग्जाम्पल होते हैं. क्लियर है? चले आगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर की क्लासिफिकेशन कर रखी बेटा इन्होंने. मैटर की क्लासिफिकेशन इन्होंने किस बेस पे की? इन्होंने बताया अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, जो पुराने तत्व वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया. तो 5 बेसिक एलिमेंट कौन से थे? पहला एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी. ठीक है. हवा मतलब हवा होगी, वायु भी बोल सकते हो जिसको आप. और स्काई आकाश, अर्थ पृथ्वी, और वाटर पानी. क्लियर है? धरती, आकाश, वायु, अग्नि, और क्या है? जल. ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं. ठीक है. 5 थे इसलिए क्या बोल दिया? पंच. और एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व. क्या बोलते हैं? तो इसीलिए इनको क्या बोला? पंच तत्व. क्या बोला? और उनका मानना था कि जितनी भी हमारी सराउंडिंग में, जितनी भी हमारी अर्थ के ऊपर जो भी चीज है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सारी किससे बनी होती है? इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी होती है. ठीक है. जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, हमारे तत्व वैज्ञानिक थे, उनका मानना ये था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी किससे मिलके बनी होती हैं? इन 5 बेसिक एलिमेंट से. समझ में आया? पंच तत्व से मिलके बनी होती है. अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. अब फिजिकल स्टेट के बेस पे जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है, वो 3 स्टेट में किया गया है. सबसे पहले इन्होंने बता रखी कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इसकी क्या है? फिजिकल स्टेट है. अब इन्होंने बताया क्या? फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में. ठीक है. और सेकंड इन्होंने बता रखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. सेकंड चैप्टर बेटा जो हमारा आएगा, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे. सबसे पहला हमारा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस. और दूसरा होगा क्या? मिक्सचर. ठीक है. प्योर सब्सटेंस होता है बेटा जो मतलब प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में मतलब किसी भी तरह का कोई मिक्सचर नहीं होता है. समझ में आया? एक तरह के पार्टिकल से जो चीज मिलके बनी होती है. और मिक्सचर के अंदर क्या होता है बेटा? मिक्सचर के अंदर हमारे 2 तरह के या 2 से ज्यादा, मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उनसे मिलके, कंपाउंड से या एलिमेंट से मिलके वो बना होता है. मतलब मिक्सचर का कहने का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिश्रण. वो मिश्रण हमारा हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है. इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में. अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है.
अब आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर कैसी होती है? सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है बेटा वो हमारा किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो पार्टिकल कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इन्होंने दे रखा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी या टाइनी। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं, ऐसे मतलब वो क्या होते हैं, ना के बराबर, दिखते भी नहीं है हमारी आई से। आप लोगों को ये मतलब थोड़ा सा बड़े बड़े करके इसलिए दिखा दी कि आप लोगों को पता चल जाए कि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मैटर होता है जो पार्टिकल से मिलके बना होता है। बाकी वो क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं कि वो ना के बराबर हमें दिखाई भी नहीं देते हमारी आंख से। थर्ड पॉइंट क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा? देखो इनके बीच में क्या है? स्पेस है ना, दिखाई दे रहा है ना? इनके बीच में क्या है? स्पेस प्रेजेंट है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मतलब वो एक जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, एक दूसरे को जैसे चुंबक आयरन, मतलब क्या होता है? आयरन और चुंबक मतलब मैग्नेट क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? अब हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं बेटा? इनको क्लैरिफाई करते हैं कि मतलब ये चीजें सच्ची हैं या झूठ है। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने बता रखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो इन्होंने बताया टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। उन्होंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर उन्होंने पानी डाला और इस पानी के लेवल को उन्होंने क्या कर लिया? मार्क कर लिया। ठीक है, नोट इट द लेवल। डिसॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। उन्होंने ग्लास रोड की हेल्प से क्या किया? देखो इधर दिखा रखा है, एक ग्लास रोड की हेल्प से इन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें चीनी या फिर नमक डिसॉल्व कर दिया, डाल दिया। ठीक है, और फिर ग्लास रोड के साथ द सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर बट लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। जो सोल्ट था वो क्या हो गया? वो वाटर के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो उसका लेवल था वो अप नहीं हुआ। समझ में आया? तो इससे हमें क्या पता चला? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो मतलब क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था बेटा? स्पेस प्रेजेंट था, और वहां पे जो नमक के पार्टिकल थे वो क्या हो गए? चले गए। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे आपको क्लियर होता है, अगर उसका मतलब क्या होता? अगर उसका जो लेवल था वो अप होता तो क्या होता? लेवल अप होने का मतलब क्या है कि लेवल अप होता तो जो नमक के पार्टिकल थे तो हमें अलग से पता चल जाता कि नमक डला था और नमक इतना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब कि वाटर के पार्टिकल्स है ना बेटा, अगर हम उनको मैग्नीफाई करें तो मिलियन टाइम्स हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, तब हमें वो दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ से इससे हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब चलते हैं आगे। अब सेकंड पॉइंट आता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उस चीज को भी हम क्या करते हैं? हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। डिसॉल्व 2 and 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बीकर लिया बेटा। अभी देखो इन्होंने एक बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर इन्होंने क्या किया? 2 या 3 बूंद किसकी डाल दी? पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट की बूंद डालने के बाद क्या होगा बेटा? इन्होंने उसके अंदर से 10 ml, अभी इन्होंने बोला टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन द 100 ml ऑफ वाटर। आप उसके अंदर से, इस सॉल्यूशन के अंदर से 10 ml क्या है? सॉल्यूशन है वो एक बीकर में ले लीजिए, और मतलब सॉरी उसमें ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में ले लो। उसको क्या करोगे आप? दूसरा जो हमारा बीकर है जिसके अंदर क्या है? 100 ml वाटर है, उस वाटर को क्या करोगे आप? जो सॉल्यूशन आपने 10 ml लिया था उसको आप वाटर के अंदर क्या कर दो? डाल दो। वाटर के अंदर क्या करोगे? डालोगे तो क्या होगा बेटा? उसका कलर बिल्कुल कलरलेस था ना वाटर, तो क्या हो गया? ये डालने के बाद क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले वो डार्क था, अब थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन कलर तो चेंज हो रहा है ना। आप ऐसा ही क्या करो? आप ऐसा ही काम 5 से 6 बार करो।
आप बेशक 6 बार करो चाहे 7 बार करो, लेकिन जो वाटर का कलर है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और चेंज होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो इतने छोटे होते हैं कि वो पानी के साथ क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और आप कहीं से भी पानी को उठाओगे, किसी भी कॉर्नर से, मतलब आप मतलब ऐसे तो नहीं है कि आप पानी को मतलब नीचे से उठा सकते हो, मतलब क्या है कि वो पानी के साथ इतने अच्छे से इंटरमिक्स हो चुके हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वाटर के अंदर, इतनी जो स्पेस वैकेंट था इतने अच्छे से तरीके से उसके स्पेस के बीच में जो है फिक्स हो चुके हैं कि जो अब हम कहीं से भी पानी लेते हैं तो क्या होता है कि उसके पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स भी उसके साथ आते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स आएंगे तो क्या होगा, कलरलेस वाटर भी क्या हो जाएगा, कलर्ड वाटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। थर्ड पॉइंट क्या आता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। तो वो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसी तरीके से है। हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया और एक बीकर के अंदर, जैसे हमने बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, पानी डाल दिया और पानी का यहाँ पे लेवल चेक कर लिया कि हमारा जो पानी है वो इतने लेवल तक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ये इन्होंने कोई शाल नमक या फिर शुगर डाल रखी, चीनी या नमक डालती है, सोल्ट एंड शुगर उसके अंदर हमने ऐड करवा दिया। उसके अंदर ऐड करवाने से क्या होगा बेटा, उसका लेवल अप नहीं होगा और वो कंप्लीटली मिक्स हो रहा है। हम उसको स्टिर करते हैं ग्लास रोड के साथ या किसी भी चीज के साथ, आप उसको स्टिर कीजिए, जो वो है वो कंप्लीटली मिक्स तो हो जाता है, जो नमक है या फिर चीनी है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, लेकिन जो वाटर का लेवल है वो अप नहीं होता है, जो पानी है वो इतना ही रहता है। तो आपको कैसे पता चला, मतलब आपको ये चीज मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के पास क्या है, दोनों के अपना मतलब मास है ना दोनों के पास। तो क्या होता है बेटा कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और स्पेस होने के कारण जो क्या है, नमक के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, उसके साथ इंटरमिक्स हो गए जहां जहां पे स्पेस था। देखो अब मान के चलो जैसे कि ये हमारा वाटर था, इतना पानी था, यहाँ पे ये वाटर के क्या है, पार्टिकल्स हैं। और ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जितना भी स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, और इसी स्पेस में क्या होगा, जब हम इसके अंदर नमक या चीनी ऐड करवाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे देखो, जो ये स्पेस वैकेंट है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे इसके साथ। क्लियर है? और मिक्स होने का मतलब क्या है कि वो जो लेवल था वो सेम रहेगा। तो हमारा एक पॉइंट भी क्लियर हो गया कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। चलें आगे। आता है नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं बेटा वो क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। अब इन्होंने एक एक्टिविटी बता रखी है जिसकी हेल्प से हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर। हमने क्या किया बेटा, हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, उस बीकर के अंदर हमने 3 या 4 ड्रॉपलेट किसकी डाल दी, किसी भी इंक की या किसी कलर की डाल दी। ठीक है, और उन कलर की इंक मतलब जो ड्रॉपलेट्स डालने के बाद क्या होगा, हम उस बीकर को क्या करते हैं, उस बीकर को हम कुछ घंटों के लिए क्या करते हैं, अनडिस्टर्ब रख देते हैं, बिल्कुल छेड़ते नहीं है, हाथ नहीं लगाते, टच नहीं करते हैं। तो क्या होगा बेटा, बिल्कुल भी हाथ ना लगाने के बाद भी जो बीकर था वो मतलब क्या था, पानी था, वो कलरलेस था, लेकिन हमने जब उसके अंदर ड्रॉपलेट्स डाली, हम उसको हाथ भी नहीं कर रहे, स्टिर भी नहीं लगा रहे, तो फिर भी क्या है कि जो कलर है किसका, बीकर वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन था, अब उसका कलर कैसा हो चुका होगा, पहले कलरलेस था लेकिन अब कैसा हो चुका होगा, वो कलर्ड हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं किसके, इंक के, और पार्टिकल हैं वाटर के, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और मूव करने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? और ऐसा ही होता है ना, आप लोग करके देखना, ये आप तो घर पे कर सकते हो, सभी के घर पे थोड़ा बहुत कलर वगैरह तो होगा, इंक होगी। आप क्या करना, आप उस इंक को वाटर के अंदर डालना, और होली पे सभी करते हो ना, होली पे करते हो आप, पानी लेते हो, पानी के अंदर क्या करते हो, कलर डालते हो, और कलर डालते हो तो क्या, अगर आप उसको हाथ भी नहीं लगाओगे तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है। यस और नो? हो जाता है ना। तो क्या होता है बेटा, एक नया पॉइंट आते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन। इसके कारण दो अलग अलग तरह के, दो अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल जब क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? क्लियर है? चले आगे। अब आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
इन्होंने एक एक्टिविटी बताई, जैसे कि क्या है, एक आयरन नेल है, ए पीस ऑफ चौक है एंड अ रबर बैंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आयरन नेल ले ली, एक चौक का पीस ले लिया और एक रबर बैंड ले ली। तो उन्होंने क्या किया बेटा, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग। उन्होंने उसको क्या किया, आयरन नेल को क्या किया, हैमरिंग क्या मतलब पीटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कटिंग और स्ट्रेचिंग, उसको काटना और क्या कर दिया, उनको खींचना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन तीनों चीजों को क्या किया उन्होंने, पीटना, काटना और खींचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा बेटा, इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चोक। चोक को तोड़ना क्या है, बहुत ही आसान है। एंड लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, मतलब क्या है कि जो रबर बैंड थी वो क्या होगी, वो इजिली नहीं टूटेगी। एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, जो आयरन नेल थी वो क्या है, वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से क्या होगी, टूट पाएगी। जब हम उसको हैमरिंग करेंगे तो वो क्या है, वो टूटने की बजाय क्या होती चली जाएगी, उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो टूटेगी नहीं, वो एक शीट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। यस और नो, वो टूटेगी नहीं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चोक। क्या होता है बेटा, जो हमारी रबर बैंड होती है या फिर चोक होता है, उनके कंपैरिजन में जो हमारा आयरन नेल होता है, देखो ये मान के चलो क्या, ये हमारा एक आयरन नेल है और आयरन नेल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। समझ में आया। और जो रबर बैंड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या होगा बेटा, उनके बीच में हल्का सा स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो चौक है उसके अंदर भी क्या है, स्पेस प्रेजेंट होगा, वो इजीली टूट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं, अगर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्लोजली पैक थे तभी तो वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या वो टूटेगा भी लेट। यस और नो। अब ये पेन है, ये पेन क्या है, सॉलिड है, इसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक हैं, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये इजीली टूट जाएगा, नहीं टूट सकता, नहीं टूटेगा ना। तो उसी तरीके से क्या है, जो हमारा आयरन नेल होता है उसको अगर हम हैमरिंग करते हैं, पीटते हैं, काटते हैं या फिर क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जो हैमरिंग है बेटा, मतलब सॉरी आयरन नेल है, वो क्या होगा, वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू चौक एंड रबर बैंड। रबर बैंड और चौक उससे जल्दी टूट जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा क्या है आयरन नेल है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट क्या होती है बेटा, अभी हमने पढ़ा था ना फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आती है सबसे पहला क्या, सॉलिड। सॉलिड पढ़ते हैं, सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है बेटा उसकी जो क्या होती है, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, और उसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उसका कारण क्या होता है बेटा, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। समझ में आया। सेकेंड पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। आप लोगों को ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, हमारा क्या एक सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स देखो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ना, यस और नो। देखो कि बिल्कुल स्पेस प्रेजेंट नहीं है, हल्का हल्का सा होगा, ना के बराबर, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो क्या है, क्लोजली पैक है। समझ में आया। तो क्या है कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा, नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो आप, ना के बराबर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो क्लोजली पैक होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, क्योंकि क्लोजली पैक है। अगर कोई भी 2 चीज है, आप लोगों ने देखा होगा आयरन और मैग्नेट, अगर वो क्या होंगे, पास पास होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो जल्दी से चिपक जाते हैं। लेकिन अगर वो दूर दूर होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। क्लियर है ना पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते बेटा, ये क्या है, ये मूव नहीं कर पाते ज्यादा, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि क्या होते हैं, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह क्या नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते। क्लियर है। अब आता है क्या, दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्रेस करना, दबाना किसी चीज को। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये पेन है, आप बेंच पे बैठे हो, बेंच है,
आप एक बार उसको कंप्रेस करके देखो, क्या वो कंप्रेस हो जाएगा? मतलब उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है उस चीज का। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सॉलिड मैटर होता है, वो क्या होता है बेटा? वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट। अगर कोई चीज है उसका मतलब, डिफ्यूजन का मतलब क्या था बेटा? डिफ्यूजन का मतलब है कि दो चीजों का मिलना। और दो चीज मिलेंगी कैसे? दो पार्टिकल मिलेंगे कैसे? जब उनके बीच में स्पेस होगा। तो इसके बीच में जो स्पेस है वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है, तो इसके बीच में दूसरी चीज तो ऐड होना मुश्किल है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट। इसके अंदर जो मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल इज लिस्ट। दो तरह के अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल हैं, वो मिक्स नहीं हो सकते। क्लियर है सबको? चले आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? लिक्विड हैव नो डिफाइनाइट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होगा बेटा उसकी कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होती, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। लिक्विड हैव द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड क्या कर लेता है बेटा? अगर हम उसको किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, मतलब उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। अगर आप पानी को ग्लास के अंदर डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, बोतल के अंदर डालोगे तो बोतल की शेप ले लेगा, जग के अंदर डालोगे तो जग की शेप ले लेगा। एक गिलास पानी है, आप उसको 3 जगह की मतलब डालोगे तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है ना? अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बोतल ले रखी है, इन्होंने एक बोतल के अंदर मतलब क्या किया? पानी डाल रखा है। जो पानी के पार्टिकल, इन्होंने एक एटम है उसकी हेल्प से इन्होंने दिखाया कि एटम्स के जो पार्टिकल हैं वो क्या है? वो क्लोजली पैक्ड तो हैं लेकिन सॉलिड से कम। अब देखो इनके बीच में क्या है बेटा? स्पेस प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है ना? देखो ये रहा स्पेस, मतलब क्या है? इनके बीच में क्या है? स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा? स्पेस प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। मतलब क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस। लिक्विड तो पढ़ रहे हैं बेटा। अब क्या आएगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। वही सेम चीज कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो वो दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी क्या होगी? मतलब सॉलिड से ज्यादा होगी। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि वो बीच की होगी, गैस से कम और और सॉलिड से ज्यादा। क्लियर है? दे आर लेस कंप्रेसिबल। ये भी क्या होते हैं बेटा? कंप्रेसिबल। अगर हम इनको कंप्रेस करते हैं, पानी को कंप्रेस कर सकते हो, मतलब ना के बराबर ही कंप्रेसिबल होते हैं। अब आता है देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब अपने अंदर किसी दूसरी चीज को मिक्स करने का, वो सॉलिड से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे चलें। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? इनकी ना तो क्या होती? फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्लियर है? मतलब क्या है कि इनकी ना तो कोई फिक्स शेप और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। जो गैस है, अगर हम उसको किसी ग्लास के अंदर डालेंगे, ग्लास के अंदर हमने उसको क्या किया? ग्लास के अंदर गैस को डाला और उसको किसी चीज से ढक दिया तो पूरे ग्लास के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमने वही गैस क्या कर दिया? हमने उसको जग के अंदर डाला और जग का ढक्कन क्या वो बंद कर दिया, तो फिर भी क्या होगा? वो पूरे जग के अंदर भी चली जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो गैस होती है बेटा, उसकी ना तो कोई डिफाइनाइट शेप होती है और ना ही डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। वो क्या हो जाती है? जो गैस है वो ऑक्यूपाई कर लेती है पूरे कंटेनर का स्पेस। क्लियर है? चलिए आगे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब पार्टिकल्स के बीच में देखो, ये बलून है, बलून के अंदर हम क्या करते हैं? हवा भरते हैं ना, और हवा भरते हैं तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स, देखो अब बताओ, पार्टिकल्स के बीच में देखो कितना स्पेस है नहीं है? है ना? अलग से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कितना स्पेस है। समझ में आया? अब स्पेस प्रेजेंट है तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। आयरन और मैग्नेट वाला एग्जांपल याद रखो। अगर आयरन और मैग्नेट पास होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और अगर दूर दूर होंगे कम। तो पार्टिकल्स क्या थे?
दूर दूर थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। स्पेस क्या है मैक्सिमम, और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बिल्कुल कम। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो आसानी से क्या है मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैस होता है उसको क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करके आप लोग क्या करते हो, बलून होता है, बलून को क्या करते हो आप फुला देते हो, उसके बाद क्या करते हो बलून को आप मतलब अगर पूरे अच्छी तरीके से ऊपर से टाइट करोगे तो जो आपकी गैस है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाओगे ना आप बलून के ऊपर, आप घर पे जाके क्या करना है एक बलून में हवा फुलाना, उसके बाद उस बलून को क्या करते हो आप लोग मतलब ऐसे घुमाते रहते हो, मतलब जो हवा है वो क्या होता है उसके ऊपर प्रेशर लग के वो हवा जो गैस है वो नीचे चली जाती है। यस और नो, जो गैस है वो क्या है वो नीचे दबती चली जाती है और आपके बलून के पास आपके पास और स्पेस प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर है? तो क्या है कि जो हमारा मतलब गैस होती है वो क्या होती है कंप्रेसिबल होती है। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा कि मतलब किसी दूसरी चीज को अपने अंदर मिक्स करने का जो रेट है वो भी क्या होगा इसके पास सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा स्पेस वैकेंट है तो ये दूसरी चीजों को इजीली क्या दूसरी मैटर्स के पार्टिकल्स को क्या है अपने अंदर इजीली क्या कर लेंगी इंटरमिक्स कर लेंगी। चलिए आगे। आप देखो इन्होंने गैस सॉलिड और लिक्विड इन्होंने बता रखा है। जो पार्टिकल्स है देखो बेटा क्लोजली पैक्ड है, यस और नो। आप देखो इसके अंदर क्या है लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है ना, और गैस के अंदर तो कितना ही ज्यादा स्पेस है, कितना ही देख लो आप लोग। समझ में आया? पार्टिकल्स क्या है दूर दूर, इसमें क्या था इसमें सॉलिड के कंपैरिजन तो दूर है लेकिन लिक्विड के उसके गैस के कंपैरिजन क्या है कम है, पास है ना। और तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा, इसमें और इसमें सबसे कम। स्पेस क्या है इसमें सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा सॉलिड से, और इसमें क्या है सबसे ज्यादा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका क्या होगा सबसे कम, इसका सॉलिड से ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। हो गया क्लियर? समझ में आया? अब देखो इन्होंने बता रखा है कि देखो सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये क्या होते हैं इनके बीच में तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलें आगे। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारा मैटर होता है उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं हम। वो जो स्टेट है वो क्या होती हैं वो इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, चेंज होने वाली होती हैं। उनको हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, और गैस को क्या कर सकते हैं सॉलिड में भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं क्या। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू लिक्विड। जब हम सॉलिड को क्या करेंगे हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा वो किस में चेंज हो जाएगी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू गैस। और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो किस में, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट्स चेंज इनटू लिक्विड। और जब गैस है वो क्या होगी अगर उसको हम ठंडी कर देंगे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो किस में लिक्विड में। और जब लिक्विड है उसको और टेम्परेचर मतलब क्या मिलेगा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में, ये आपस में क्या हो सकती हैं चेंज हो सकते हैं। जो मैटर की स्टेट है वो क्या होती है इंटर कन्वर्टिबल होती है, कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर है? अब इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है एक आइस का, बर्फ। क्या होता है बर्फ सॉलिड होती है, उसके बाद क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाया हमने उसको गर्म किया, किसमें चेंज हो गई, ये बर्फ थी इसके पार्टिकल क्लोजली पैक थे, हीट किया इन्होंने, हीट करने के बाद क्या हो गया वाटर के अंदर चेंज हो गई लिक्विड में आ गई। अब क्या हो गया अब इन्होंने दोबारा से इसको हीट किया, हीट करने से अब क्या हो गया अब वो गैस में मतलब जो वाटर्स है वो आप अगर पानी को उबालते हो तो जो क्या होता है बॉयल होते हैं उसके वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब उसकी गैसियस फॉर्म बन गई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो गई बर्फ। क्लियर है? अब क्या होगा जब ये पार्टिकल्स थे जो बेटा वाटर वेपर्स थे, जब क्या होगा पानी का टेम्परेचर क्या होगा कम होगा तो वो क्या हो जाएंगे वापस से जो वाटर वेपर्स थे वो किस में चेंज हो जाएंगे
वो वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, पानी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और पानी में चेंज होने के बाद जब टेम्परेचर और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, वापस जो पानी है वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। समझ में आया, क्लियर है। चले आगे, देखो अब इन्होंने वही चीज बता रखी है कि जो पानी था, बर्फ थी वो पानी में, पानी था वो वाटर वेपर्स में, और वाटर वेपर्स किस में, स्टीम में, भाप में। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब इनका टेम्परेचर जैसे 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 टेम्परेचर कम होता जाएगा तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता चला जाएगा। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अब। इन्होंने बताया कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं। और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब मूव कर सकते हैं फास्टर। जब हम टेम्परेचर, आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं मैं, क्या कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या हो जाते हैं, जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन्होंने बताया कि द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, वो फास्टली मतलब तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे जब हम उसको क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वाटर को हीट किया और उससे अब क्या निकलने लगे, वाटर वेपर्स बनने लगे। तो क्या बोला इन्होंने, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। यहाँ पे तो क्या थे, वो एक दूसरे के नजदीक थे पार्टिकल्स, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही दूर हो गई। एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली, वो कहीं कहीं पे भी, मतलब लिक्विड के अंदर तो क्या कि वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन गैस के अंदर वो किसी किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन। क्लियर है, चले आगे। आप देखो फर्स्ट पॉइंट, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं इन्हीं के बेस पे। तो सबसे पहला आता है मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग से आप क्या समझते हो बेटा, मेल्टिंग होता क्या है, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। क्या होता है, पिघलना। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, द पार्टिकल्स बिगन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिंस टू मूव मोर फ्रीली। इन्होंने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो बेटा बहुत ही ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी जगह पे, और उसके बाद वो क्या कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे तेजी से। जब हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हम उसको हीट कर रहे हैं ना, जब हम अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल हैं सॉलिड के वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या है, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे तेजी से। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड। और एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो उस पे क्या होगा, जो सॉलिड है वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जो बर्फ थी उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। समझ में आया। और वो ऐसा पॉइंट जो आएगा, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जी एक पॉइंट पे मतलब जो बर्फ थी वो क्या पिघल गई ना, पिघल लेगी, जिस पॉइंट पे वो पिघलेगी उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जिससे सॉलिड क्या था वो कंप्लीटली पिघल कर क्या हो गया, पानी में चेंज हो गया, और जिस पॉइंट पे वो कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेल्टिंग को ही क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी बता रखी होगी, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या होता है, कोई भी सॉलिड है वो क्या होता है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, सेल्सियस में, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, अब इन्होंने वो बता रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक पॉइंट है बेटा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एक मतलब हीट एनर्जी का एक अमाउंट होता है, जब 1 किलो सॉलिड मतलब 1 kg सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, जब 1 kg क्या है, सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जो हमारा एटमोस्फेयर है उसके ऊपर जो प्रेशर है, उस प्रेशर की मतलब जो हमारे रूम का जो मतलब जो एटमोस्फेयर में जो प्रेशर है उसी के भी आप पे, हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रहे उसको चेंज होने के लिए, मतलब कि जो हमारा वातावरण का जो प्रेशर है उसी के साथ वो जो कर रहा है, मेल्ट होने का काम कर रहा है,
वो उसी पे कर रहा है, हमने उसको कोई एक्सटर्नल बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया कि हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तब वो चीज मेल्ट हो रही है। जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जितना होता है उसी के बिहाफ पे क्या होता है कि जब 1 kg सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? एक बात देखो बेटा, आप क्या करना, आप एक बीकर लेना, बीकर के अंदर आपने क्या किया, आपने बर्फ डाल दी, बर्फ डाल दी तो बेटा जो आइस थी आपकी, और आपने क्या किया, आपने उसके अंदर थर्मोमीटर भी डाल दिया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, और आपने क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया। और थर्मामीटर से क्या होगा बेटा, जब तक मतलब आपने देखा कि आपकी जो बर्फ है वो पिघलना तो स्टार्ट हो गई, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। टेम्परेचर में जब हम इतनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका क्या कारण है? धीरे धीरे से हमने आंच और बढ़ा दी, मतलब जो टेम्परेचर था वो और बढ़ गया, और बढ़ने के बाद भी उसका टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है, उसका कारण ये है कि जब तक आपके बीकर के अंदर सॉलिड फॉर्म में जो आइस है वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक आप उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते। जब तक आपका अगर एक आइस क्यूब भी बचा हुआ है, वो आइस क्यूब भी जब तक आपका किस में मेल्ट नहीं होता, वाटर में पिघल कर वाटर में नहीं मेल्ट होता, चेंज नहीं होता, तो तब तक उसका टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जब ये आपका आइस क्यूब, जो आखिरी आइस क्यूब है, जब आपका वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, कंप्लीटली मेल्ट का मतलब क्या है कि अब पूरी तरीके से वो जो आइस थी वो क्या हो चुकी है, पिघल चुकी है, तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, मेल्ट हो गया ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब उसके टेम्परेचर में तब इंक्रीमेंट आएगा जब वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलें आगे। अब आगे आता है बॉइलिंग। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, लिक्विड को भी हीट कर दो, लिक्विड को हीट करोगे तो क्या होगा, किसमें चेंज होगा, वेपर्स में। आप लोग घर पे देखते होगे, पानी को गर्म करते हो तो उसके अंदर से क्या निकलती, स्टीम, भाप निकलती, वाटर वेपर्स निकलते हैं। जब लिक्विड को हीट करोगे तो पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, और तेजी से भागना स्टार्ट कर देंगे। और तेजी से मतलब क्या कि जो देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गए थे और कंप्लीटली वो क्या हो जाएंगे, फिर लिक्विड से किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना मतलब ये एक थोक बोलते हैं, बल्क का मतलब होता है थोक, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये एक बल्क फिनोमिना होता है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, बल्क ऑफ द लिक्विड, जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी को गर्म करने का मतलब क्या है कि उसका ज्यादातर जो अमाउंट है वो किस में चेंज हो चुका होगा, गैस में चेंज हो चुका होगा, उसकी मतलब वाटर वेपर्स बन चुके होंगे, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इन्होंने क्या बताया कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या है, पानी है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन प्लस 100, 100 हमने क्या कर दिया, अब उसके अंदर 100 ऐड कर दिया और वो 373 केल्विन हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसमें हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना, वेपराइजेशन का मतलब वेपर बनना। 1 किलो लिक्विड किसमें चेंज होंगे, गैस में या वेपर्स में जब चेंज होंगे, उसके लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? सेम वही चीज इसके अंदर होगी। जब तक क्या है कि आपका पानी है वो कंप्लीटली क्या है कि एक पॉइंट आ जाएगा, जब जिस पॉइंट पे आपका पानी बिल्कुल सारा जो पानी है वो बॉईल ना हो जाए, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब आगे देखो, अब इन्होंने बता रखा कि ये सॉलिड था जब ये ठंडा था, अब ये सॉलिड था जब ये गर्म था। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं
वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होगा, जब ठंडे थे तो वो आराम से थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है, आराम से थे। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया और उनके बीच में क्या हो गया, स्पेस भी प्रेजेंट हो गया। और स्पेस प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा तो इधर से उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस प्रेजेंट हो जाएगा और पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करके अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लिक्विड में देखो, कोल्ड लिक्विड के पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, इस तरीके से कम, मतलब पैक तो होते हैं लेकिन सॉलिड से कम पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट पहले भी होता है। लेकिन जब हम उसको और हीट करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर तो देखो बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। वो किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कोई ऐसी चीज जो डायरेक्टली किससे, सॉलिड से गैस में चेंज होती है, सॉलिड से गैस में चेंज होती है, लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं होता। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना या गैस से डायरेक्टली किस में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है। एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, सॉलिड कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। इन्होंने क्या किया, कैम्फर क्या होता है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर कपूर लिया, इन्होंने क्या किया उसको, उन्होंने इसको हीट किया। एक चाइना डिश ले ली, उसके अंदर हम इन्होंने क्या किया, अमोनियम को डाल दिया या कैम्फर को डाल दिया। उसके बाद क्या हो गया, ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर इन्होंने इसको ढक दिया, किससे, बीकर से, फनल से, सॉरी फनल से, फनल से क्या कर दिया, इसको ढक दिया। और जो इसकी फनल का जो पॉइंट था उसके ऊपर क्या कर दी, कॉटन लगा दी, ठीक है, ताकि जो हम गर्म कर रहे हैं जो वेपर्स बने वो बाहर ना निकले। तो क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे कॉटन लगा दी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये हमारी क्या होती है, चाइना डिश होती है, ये हमारा क्या है, फनल है, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमारा बर्नर है, ठीक है। तो इन्होंने गर्म किया, गर्म कर दिया तो क्या होगा बेटा, जो अमोनियम क्लोराइड है या फिर कैम्फर है वो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, मतलब गर्म था तो वेपर्स ही बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर, मतलब बर्नर बंद कर दिया हमने, टेम्परेचर जब कम होगा, क्योंकि बाहर तो वेपर्स गए नहीं, हमने ऊपर से कॉटन लगा रखा है। लेकिन जब क्या होगा, अब जो हमारे जो वाटर वेपर्स थे वो ठंडे होके किसकी फॉर्म में, इसके देखो इधर, इधर ये मतलब इसकी साइड में क्या हो रखा है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी साइड में क्या हो जाएंगे, वो मतलब सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। वो गैस में क्या है, गैस से सीधा सॉलिड में या सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होते हैं, लिक्विड में कोई काम नहीं होता उनका, मतलब वो क्या है कि अपना कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते लिक्विड की फॉर्म में। क्लियर है, चले आगे। एग्जाम्पल भी पता चल गए, क्या, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन बॉल्स। कपड़ों में आप लोग जो देखा होगा, कपड़ों के अंदर वो व्हाइट व्हाइट बॉल्स डालते हो आप लोग, ताकि कपड़ों में स्मेल ना हो, ठीक है, उनको बोलते हैं नेपथलीन बॉल्स। अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, गैसेस के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बलून वाले के एग्जांपल बताया था आप लोगों को, क्लियर है, ध्यान है। तो अब देखो, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जब हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, कम्स क्लोजर, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, और जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्या, कि जब हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, मतलब पैक हो जाएंगे, और एक दूसरे के क्लोज आने की वजह से फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया क्या, वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। इन्होंने बताया वी कैन लिक्विफाई गैसेस, हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटाकर और प्रेशर को बढ़ाकर। प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्लियर है। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब है जो आपकी जो
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, वो क्या होती है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। वो ड्राई आइस कहने का मतलब क्या होता है कि जो बेटा सीधी डायरेक्टली क्या होता है, वो गैस से किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में, और सॉलिड से सीधी गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं होती, इसीलिए उसको ड्राई आइस बोला जाता है, सूखी बर्फ। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंज डायरेक्टली टू गैस, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगी, और विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में नहीं आती है, वो लिक्विड स्टेट में आती नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्लियर है। घर में सिलेंडर देखते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG भरी जाती है, क्या किया जाता है बेटा, प्रेशर ज्यादा लगाया जाता है और आपका जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैस भरी जाती है। आप लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा, ऑक्सीजन गैस को भी भरा जाता है, देखा है। क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को भी मतलब क्या करते हैं, एक पिस्टन की हेल्प से प्रेशर लगाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भरते हैं, और ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो जाता है, जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है, और सॉरी जो गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। जो गैसेज है वो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है, इसकी यहीं से आता है कि वी कैन लिक्विफाई गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब आपसे पूछते हैं कि आप गैसेज को लिक्विफाई कैसे कर सकते हो, तो आपको बताना है क्या, कि अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर। क्लियर है। चले आगे देखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी हमने पढ़ा था ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया, तो क्या होगा, मेल्टिंग या फ्यूजन। समझ में आया। लिक्विड को किस में चेंज किया, गैस में, क्या बने, वेपर्स, क्या बने, और इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस को किस में चेंज किया था, सीधा सॉलिड में, और गैस को सॉलिड में चेंज होना, लिक्विड में कोई काम नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ गैस कंप्लीटली चेंज्ड इनटू सॉलिड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब क्या होगा, वापस से देखो, अब सॉलिड से क्या हो गई, गैस, क्या, इसको भी क्या बोलेंगे, अब गैस से लिक्विड, अब गैस से लिक्विड तो क्या बोलेंगे, मतलब गैस से, वेपर्स से पानी बनना, उसको बोलेंगे क्या, कंडेंस, कंडेंसेशन। कंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या होना, मतलब कंडेंस होना। आप लोगों के पास अगर ज्यादा स्पेस में कोई चीज है और वो कंडेंस हो जाती है, मतलब कम स्पेस में वो चीज हो जाती है, उसको बोलते हैं कंडेंस। क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के अंदर चेंज होने के बाद वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। अब लिक्विड का किस में चेंज होना, सॉलिड में, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, समझ में आया। चले आगे, अब देखो खत्म ही होने वाला है, ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। एक पेज रह गया होगा लास्ट, या फिर यही हो सकता है। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जब वो चीज क्या हो जाती है, वो लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। मतलब कहने का मतलब क्या, कि उसके मतलब हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं करवा रहे, और जब हम उसको हीट प्रोवाइड नहीं करवा रहे उसके बावजूद भी वो चीज क्या हो रही है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रही, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, और पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनर्जी थ्रो इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। इन्होंने क्या बताया बेटा, कि एक सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना, और ये क्या करता है, जितने सरफेस में ये फैला होता है उतने सरफेस का ये क्या कर लेता है, हीट को, मतलब लेटेंट हीट का मतलब क्या होती है, जो गर्मी उस सरफेस में है उस गर्मी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। जब ये वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब जब क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, तो उस समय क्या करता है, ये उस सरफेस में, जितने भी सरफेस में इवेपोरेशन हो रही है, उस सरफेस के अंदर जितनी भी हीट होती है उसको क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है। तो फिर वहां पे क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कोई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इन्होंने बता रखा होगा सरफेस एरिया वाला, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सबसे पहला क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, अभी बताया मैंने,
कोई भी चीज है, अब आप एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने एक ग्लास के अंदर पानी लिया, एक क्या किया आपने, एक प्लेट के अंदर पानी ले लिया। ग्लास वाला पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा गर्म करोगे तब भी, या फिर प्लेट वाला पानी, चाइना डिश वाला, कटोरी में पानी ले लो और एक ग्लास में पानी ले लो, कटोरी का पानी जल्दी इवेपोरेट होगा या ग्लास का? कटोरी का। क्यों? क्योंकि कटोरी का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, जल्दी होगी। क्लियर है? इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर इवेपोरेशन क्या है, मतलब कि सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट दे रखा है टेम्परेचर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बेटा, अगर टेम्परेचर क्या होगा बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देते हैं, वो तेजी से मतलब इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। यस और नो? तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी से वाटर इवेपोरेट होगा, कोई भी चीज है वो इवेपोरेट होगी तो क्या होगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो क्या है कि कोई रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, नमी। मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जैसे कि इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बारिश का मौसम होता है, आप लोग कपड़े धोते हो, आप लोगों ने क्या किया, कपड़े धोए बारिश के मौसम में, और एक आपने एक दिन तो बारिश के मौसम में धो दिया, और एक दिन क्या, जिस दिन बहुत धूप थी उस दिन धो दिए। उस दिन आपकी जो मतलब धूप थी उस दिन क्या हुआ, उस दिन मतलब आपके जो एनवायरमेंट था उसके अंदर ह्यूमिडिटी क्या थी, मतलब ह्यूमिडिटी का जो लेवल था वो क्या था, कम था, जो पानी था वो कम था, नमी। ठीक है? तो जो कपड़े आप इन लोगों ने सुखाए थे वो क्या हो गया, वो बहुत ही जल्दी सूख गए, जल्दी से उनके अंदर से जितना वाटर था वो इवेपोरेट हो गया और क्या हो गया, वो जल्दी से सूख गई। लेकिन जिस दिन बारिश वाला मौसम था उस दिन आप लोगों ने कपड़े धोए और वो सुखाए तो क्या हो गया, वो कपड़े सूख नहीं पाए। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो मतलब क्या हमारा एनवायरमेंट था उसके पास ऑलरेडी जो वाटर वेपर्स क्या थे, बहुत मात्रा में प्रेजेंट थे, तो उसको इवेपोरेशन करने की जरूरत नहीं थी। और जिस दिन धूप ज्यादा थी उस दिन क्या थी, उसके पास वाटर वेपर्स की कमी थी, तो उसने क्या किया, जल्दी से इवेपोरेशन किया और वाटर वेपर्स को ले लिया। और जिस दिन बारिश का मौसम था, मतलब बारिश हुई है, तो क्या होगा बेटा कि उसके पास ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट में क्या होगा कि वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अगर वाटर वेपर्स मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। क्लियर है? ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। अब आता है क्या, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, अगर आप लोग कपड़े सुखाते और तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और अगर आप लोगों ने कपड़े सुखाए और हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही तो कपड़े क्या है, लेट सूखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करेंगे, वाइंड क्या है, अगर तेजी से हवा चलेगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, अगर वाइंड स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखो लास्ट क्या है बेटा, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड इवेपोरेट्स। क्या होगा कि जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होगा तो क्या होगा बेटा, पार्टिकल है वो लिक्विड के, वो क्या होंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। मैंने भी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि आप लोग अगर कोई सरफेस है, अगर आप उस पर क्या करोगे, मतलब वो उसके पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे तो वो जितनी भी हीट उस एरिया में इवेपोरेशन हो रही है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। यही बोला था ना? तो वही चीज यहाँ पे है कि क्या होगा कि अगर लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो उस एरिया में जितनी भी क्या है, हीट है, लेटेंट हीट है, वो क्या करेंगे, उस हीट को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनको वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना है ना, तो उस हीट को, उनको हीट तो चाहिएगी, तो वो लेटेंट हीट को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो वहां पे हमें क्या होगा, सो द सराउंडिंग बिकम कोल्ड, तो हमें वो चीज क्या होती है, ठंडी महसूस होती है। समझ में आया? अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या होता है कि जो आदमी होते हैं वो अपनी छतों पर या फिर खुले ग्राउंड में क्या करते हैं, जब ज्यादा गर्मी होती है तो पानी मारते हैं, पानी छिड़कते हैं। उसका कारण क्या है बेटा, उस पानी छिड़कने का कारण यह है कि हम जितने सरफेस एरिया में पानी छिड़केंगे उतने ही सरफेस एरिया में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, और वाटर वेपर्स बनेंगे तो उनको हीट चाहिएगी, और हीट चाहिएगी तो क्या होगा, उस सरफेस एरिया के अंदर से वो क्या कर लेगी, लेटेंट हीट को क्या कर लेगी, बाहर निकाल देगी, इवोल्व कर देगी, और वो एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ में आया?
फर्स्ट पॉइंट होगा क्लियर। सेकंड आता है गर्मियों के अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारे पसीने आते हैं। पसीने आने का मतलब क्या, कि आपको पसीने आते हैं, वो पसीने क्या हो जाते हैं बेटा, वो पसीने क्या होते हैं, सोख, मतलब हमारे अंदर जो गर्मी है उसको क्या करते हैं, उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी की वजह से क्या होते हैं, वाटर, वो पसीना इवेपोरेट हो जाता है, और फिर हमें क्या होता है, हमारा शरीर हल्का और ठंडा महसूस करता है, हमें गर्मी कम लगती है पसीना आने के बाद। ये बात आप ध्यान रखना कभी भी, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, पसीने की वजह से जो वाटर है वो क्या होता है, मतलब जो स्वेट होता है पसीना, वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो गर्मी होती है वो क्या हो जाती है, उसके साथ बाहर चली जाती है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड आता है गर्मियों में हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया भी था, बताया था ना, करके लाए हो, घर से दिया था। तो अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड व्हेन द स्वेट इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट एंड आवर बॉडी मेक्स, क्या हो जाती है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है। मतलब क्या बताया इन्होंने, जो कॉटन होता है वो क्या कर लेता है, हमारे पसीनों को सोख लेता है, और पसीने को क्या करता है, इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्या थी, हीट थी, वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और बाहर आने के बाद पसीना इवेपोरेट, और जो हमारे क्या है, कपड़े हैं या फिर हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठंडा महसूस करेगी। क्लियर है सभी को। ऐसा ही हमारे जो डेजर्ट कूलर्स वाला क्वेश्चन भी दिया था आपको, एक डेजर्ट कूलर्स वाला नहीं दिया था तो सुन लो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या होता है बेटा डेजर्ट कूलर्स के अंदर, मतलब क्या होती है, जो कूलर लगाते हो आप लोग घर पे, लगाते हो ना, उसमें क्या होता है, गर्मियों के अंदर जो आप कूलर लगाते हो तो क्या होता है बेटा, उसके अंदर जो हवा है वो गर्म आती है, गर्म आती है, उसके बाद क्या होगा, गर्म हवा आने के बाद क्या होगा, अब वो जो हवा आई उसने क्या किया, हवा ने, मतलब वो हमारी जो, मतलब क्या होती है, वो साइड में जो लगाते हैं हम, वो घास फूस सा लगाते हैं, या फिर क्या है, आजकल तो अब मतलब कार्डबोर्ड लगने लग गया, ठीक है, फाइबर वगैरह की फॉर्म में आते हैं अब तो क्या हो गया, मतलब वो हवा जो आई थी बेटा वो क्या हो गई, हवा थी वो आई, उसके बाद जो पानी था वो क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट होने का मतलब उसके वेपर्स बनते रहते हैं, सर्कुलेट करता है ना वाटर, तो वाटर्स क्या होता है, जो हवा आई थी बेटा और जो वाटर था वो क्या होगा, इवेपोरेट्स होता रहेगा, और जो हवा आई थी उसके अंदर जितनी भी गर्मी थी वो क्या होगी, उसने ले ली वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, और जो फिर हवा जब आगे पहुंचती है वो इसलिए हमें ठंडी लगती है, और वो पानी भी हमें क्या लगता है, फिर ठंडा लगता है। समझ में आया। यहां पर आपका चैप्टर होता है खत्म। इसमें चलो एक पॉइंट और है, वो आपके बुक्स में, कई बुक्स में मिल जाता है, कई में नहीं होता है। क्या होता है बेटा कि हमारी जो मतलब क्लासिफिकेशन होती है फिजिकल स्टेट में, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा दो क्लासिफिकेशन और दे रखी है, दो क्लासिफिकेशन, एक तो दे रखी प्लाज्मा और दूसरी दे रखी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेटा, प्लाज्मा के अंदर जो आपके सन स्टार होते हैं ये ग्लो किस वजह से कर पाते हैं, इस चीज को बताया गया है कि वो ग्लो किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि जो स्टार होते हैं या फिर सन होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्रीली आयंस होते हैं बेटा, और वो आयंस क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, उनके अंदर फ्रीली मूव करने की वजह से क्या होता है, जो हमारी चीज मतलब क्या स्टार्स है या सन है, वो मून है, वो क्या है, ग्लो करते रहते हैं। ठीक है, हमारी जो ट्यूबलाइट्स होती है उनके अंदर भी क्या होती है, हीलियम गैस और नियॉन गैस होती है ना, तो उन्हीं की वजह से क्या होती है, वो ग्लो करती है। दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसमें क्या था बेटा, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया हवा का, मतलब क्या है कि हवा का 100,000 जो मतलब क्या होता है कि किसी हवा का 100,000 से भी कम वाला, मतलब जिसकी डेंसिटी इतनी कम होती है, उस हवा को इन्होंने क्या किया, उस हवा को इन्होंने ठंडा करने की कोशिश की, इस मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की हेल्प से। ये हमारा क्या है कि एक स्टेट ऑफ मैटर ही माना गया है, और इस पे मतलब क्या था, जो साइंटिस्ट थे उनको यूएसए के अंदर क्या मिला था, प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो मतलब ये आपको सिर्फ याद रखने हैं, प्लाज्मा और दूसरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी इसलिए इसका नाम मतलब वो रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसी की साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच।